नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। असमंजस में दिखने वालों को नया खेल दिखाती है ये माया नगरी है साहब। सच को झूठ और झूठ को सच दिखाती है। चकाचौंध और ग्लैमर से भरपूर भरी माया नगरी, जहां के सपने देखते हैं लाखों युवा, जिन्हें लगता है कि सितारों की तरह चमकने लगेगी उनकी भी जिंदगी। हजारों लोग रोज इस माया नगरी में एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर बनने का ख्वाब लेकर तो आते हैं। कुछ लोगों के सपने पूरे भी होते हैं, लेकिन कुछ के सपने अधूरे रह जाते हैं। सवाल यह है कि क्या जो दिखता है, जो दिखाई देता है, वो वाकई सच है? ग्लैमर, फेम, मनी, यहां तक तो ठीक है, लेकिन संतुष्टि, मानसिक शांति, खुशी, ये सब क्या है? ये सब क्या उन्हें मिल पा रहा है? सोशल मीडिया पोस्ट्स और बड़ी स्क्रीन पर दिखती फिल्मी सितारों की जिंदगी क्या वैसी ही है जो हमें नजर आती है, या कुछ और? आज सवाल आपका में इसी पर होगी चर्चा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अचानक से हर जगह पर बात होने लगी मेंटल हेल्थ की। सबको लगने लगा कि मानसिक तनाव पर बात करना जरूरी है, बात होनी चाहिए। लेकिन कितने दिन बात हुई? अब एक और मामला सामने आया जिसने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए। एमएस धोनी में सुशांत सिंह के को एक्टर संदीप नाहर की आत्महत्या का मामला, जिसने सबको हिला करके रख दिया। अभिनेता संदीप नाहर सोमवार शाम को फेसबुक पर एक वीडियो और सुसाइड नोट पोस्ट करने के बाद मुंबई में मृतक मिले। अपनी पोस्ट में उन्होंने अपनी पत्नी को कथित तौर पर इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और कई ऐसी बातों का जिक्र किया जिससे ये साफ तौर पर जाहिर हुआ कि वो जीना चाहते थे। उन्हें पता था कि आत्महत्या कायरता है, पर फिर भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया। माया नगरी की पॉलिटिक्स का भी जिक्र किया कि वहां पर लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, इमोशंस नहीं है लोगों में। यानी आप जरा एक बार सोचिए कि क्या उनके दिमाग पर, उनके दिल पर बीत रही होगी और कितना बोझ वो इंसान अपने दिमाग पर झेल रहा होगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग आज से पहले संदीप नाहर को ना जानते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा फिल्मों में तो उन्होंने काम नहीं किया है। अपने करियर को लेकर अभी भी वो संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आप एक बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि यह संघर्ष उनकी आत्महत्या का कारण नहीं बना। उन्होंने इस बात का जिक्र किया अपने सुसाइड नोट में कि मैं इतना लंबा संघर्ष करता रहा। समय ऐसा भी था जब हम 6-6 लोग एक किचन के अंदर अपना समय बिताते थे, अपनी रात, अपना दिन वहां पर बिताते थे। पूरे संघर्ष का उन्होंने जिक्र किया है। सबसे पहले आपको संदीप नाहर का सफर दिखाते हैं, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, हरियाणा के कालका जिले में उनका जन्म हुआ था। 2009 में मुंबई वो आ गए थे। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने क्लब में एक बाउंसर के तौर पर की थी। उसके बाद वो वापस चले गए थे। फिर से जब वापस मुंबई लौटे तो सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, दिया और बाती, ऐसे 15 टीवी सीरियल्स थे जिनमें उन्होंने काम किया था। उसके बाद साल 2016 में एमएस धोनी में वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके दोस्त का जो है किरदार निभाते हुए नजर आए थे। एमएस धोनी का साल 2019 में उन्होंने खानदानी शिफा खाना मूवी में भी उन्होंने काम किया था। केसरी मूवी में भी उन्होंने अपनी भूमिका अदा की थी। अब सवाल यह है कि कोई इंसान इस हालत में कैसे पहुंचता है? क्यों इस हालत से बाहर नहीं निकल पाता? सवाल यह है, ग्लैमर की दुनिया में इतना अंधेरा कैसे? जो चकाचौंध भरी हमें दुनिया नजर आती है उसमें इतना अंधेरा। रियल और रियल लाइफ में कितना फर्क होता है? आज इन्हीं पर चर्चा होगी। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं अपने सवाल, दे सकते हैं अपने सुझाव। आप पूछ सकते हैं अपने सवाल, इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। देखिए, दिखावे के लिए उनकी जो लाइफ थी वो कितनी शानदार लग रही थी। असलियत क्या थी? उनकी घरेलू जिंदगी ने उन्हें मेंटली तौर पर अनस्टेबल कर दिया था, उन्हें परेशान कर दिया था। ऐसी स्थिति में इंसान कैसे पहुंचता है और क्यों फिर इस स्थिति से वो बाहर नहीं निकल पाता? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। एक साइकेट्रिस्ट होंगे और फिल्म मेकर, फिल्म क्रिटिक मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका परिचय मैं उनसे करा देती हूं। अविनाश त्रिपाठी हैं, फिल्म मेकर और फिल्म क्रिटिक हैं। साइकेट्रिस्ट हैं आराधना गुप्ता जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अविनाश जी, सीधा आपका रुख करते हुए, कई बार ऐसी खबरें होती हैं कि हम भी निशब्द हो जाते हैं, पता नहीं चलता किस तरीके से इन पर बात की जाए, इन पर सवाल किए जाएं। संदीप नाहर ने जिस तरीके से आत्महत्या की, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जिस तरीके की बातें लिखी, उससे पढ़कर कोई भी समझ सकता है कि वो इंसान मरना नहीं चाहता था, वो जीना चाहता था।
वो इंसान समझता था कि अगर मैं आत्महत्या कर लूंगा तो उसके बाद लोग मुझे कायर कहेंगे, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ऐसी कई चीजें थी जिनको वो टॉलरेट नहीं कर पाए। अविनाश जी, हम जिस तरीके की जिंदगी पर्दे पर देखते हैं और सितारों की जो जिंदगी हम सोशल मीडिया पोस्ट पर देखते हैं, वो उनकी निजी जिंदगी से, उनके निजी विचारों से, उनकी निजी मानसिक स्थिति से इतनी अलग कैसे होती है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया पूजा जी आपने। और दो बिल्कुल मुख्तलिफ अलग अलग चेहरे हैं। एक वो चेहरा है जो आपको दुनिया के सामने दिखाई देता है, चाहे वो फिल्म के पर्दे के रूप में हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो। और एक वो चेहरा होता है जो असल जिंदगी में वो फेस कर रहे होते हैं। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये अकेली इंडस्ट्री है जिसमें सक्सेस रेट दुनिया में सबसे ज्यादा कम है। लाखों लोग आते हैं और जिसमें सक्सेसफुल बहुत कम लोग होते हैं। तो जो लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी एक तरह का मानसिक दबाव होता है, और उसमें अगर उनकी व्यक्तिगत जिंदगी वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो, उसमें भी उनको कोई सफलता नहीं मिल रही हो, तो आदमी अपने प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट इन दोनों पे ही नाकामयाब हो जाता है जी। और जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको लगता है कि मेरी लाइफ में क्या बचा। और वो स्थिति बहुत मुश्किल हो जाती है किसी भी एक्टर के लिए। तो ये मुझे लगा है कि इनके साथ हुआ, और जिसकी वजह से ये इस अवस्था में गए। बहुत दुखद है, पहले तो इस तरह की स्थिति बहुत दुखद है जहाँ पे कोई इस तरह की आत्महत्या करता है। बहुत संवेदना है उनके साथ और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को एक बार दोबारा से कहीं अपने आप को रीडिफाइन करने की भी आवश्यकता है, और किसी और इंडस्ट्री की तरीके से इसको लेने की आवश्यकता भी है, जहाँ पर जिंदगी में हार और जीत और सक्सेस और नाकामयाबी, ये दोनों ही जिंदगी को एक आम तरीके से ही लिया जाए, और इस जिंदगी में कोई इस तरह का बड़ा फैसला हम ना लें तो ये कहीं बेहतर होगा। जी बिल्कुल। अविनाश जी, आपके पास वापस लौटूंगी, और भी सवाल मेरे रहेंगे। आराधना जी, मुझे लगता है सिर्फ बॉलीवुड जगत में ही नहीं, हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो परेशान होंगे, जाहिर नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। अगर हम उनकी जिंदगी को सोशल मीडिया पर देखते हैं या उनकी जिंदगी को उनके व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए अगर हम देखते हैं, तो लगता है कि उनकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि वो जो एक बात अभी अभी अविनाश जी ने कही कि दो तरह की जिंदगी वो लोग जीते हैं, और ऐसे लोग हमारे आसपास भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में काफी लोग पहुंच जाते हैं। क्या कारण होता है कि ऐसी स्थिति से वो बाहर नहीं निकल पाते, और कैसे निकल सकते हैं? मुझे लगता है इस पर बात करना बहुत जरूरी है। आराधना जी। जी बिल्कुल, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। और आपने जैसा कहा कि सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी लाइफ काफ़ी नॉर्मल नज़र आती है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि अगर ठीक से इन लोगों के बारे में, इनकी हिस्ट्री में जा करके और इनके आसपास के माहौल को देखा जाए, तो कभी ना कभी अपने हाव भाव से, जेस्चर्स से इस बात का सिग्नल देते हैं कि वो लाइफ में कहीं ना कहीं हताशा का शिकार हैं। लेकिन होता क्या है कि आसपास के लोगों में उतनी एक्सेप्टेंस नहीं होती है, और फ्रेंड्स वगैरह तो उसको लाइटली लेने के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं कि अरे लाइफ का पार्ट है, चलता है, थोड़े दिन पहले कुछ चीजें करके हो, एक काम करो, जिम ज्वाइन कर लो, वॉक पे जाओ, थोड़ा सा डाइट करो। लेकिन जो व्यक्ति इंटरनली जब हताश हो जाता है तो उसका जो आत्मविश्वास होता है इतना कम हो जाता है कि उनको इन चीजों के एडेप्टेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे में वो समय समय पर अपनी बातचीत, अपने व्हाट्सएप स्टेटस और अपने फेसबुक अकाउंट या जो भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर ऐसे सिग्नल कभी तक भी जरूर दिखाते हैं। तो ये लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति को जो है लाइफ से कहीं ना कोई डिससेटिस्फेक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी होती है कि शेयरिंग किसी का रिलेशन जिसके साथ है, अगर उस व्यक्ति ने उसको डिस्कस किया हो और उसे उस समय एक सही सलाह मिल जाए, तो शायद थोड़ा बहुत लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके और थोड़ा सा, यानी आप कह रही हैं कि कम्युनिकेशन कैन बी द थेरेपी फॉर दैट। बिल्कुल, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। पहले दर्शक कालका से जुड़ गए हैं, आरसी वर्मा जी, स्वागत है सर। हेलो मैम। हाँ जी, थैंक यू, आप सारी चीजें उठाते हैं। आज मैं इनके संस्कार पे गया था, दो ब्रदर हैं इनके, बड़ा दुख की बात हुई है जी। तो मैम ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म आदमी सोचता है सुसाइड करने का लिए, एक लॉन्ग टाइम। मेरा ख्याल है 6 महीने में इसे ही 6 महीने या साल से डिप्रेशन में चल रहे थे जब से कोरोना आया।
मैं एक एनआरआई भी हूँ, दूसरे देशों में मेंटल हेल्थ पे बहुत पैसा खर्चा जाता है, किसी को भी प्रॉब्लम है, परंतु यहाँ अपने यहाँ ऐसा नहीं है। और एक कम्युनिकेशन गैप जो है, मैडम ने भी बताया, ये बहुत जरूरी है अपने पेरेंट्स से या अपने ब्रदर से। जो फैमिली है ना, उनके साथ जरूर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत फैमिली में महत्वपूर्ण बात आप कह मदर, रहे हैं। फादर और ब्रदर सिस्टर, जैसे एक लड़की है वो अपनी मम्मी से सारी बातें शेयर करती है, तो हम जब पाए है ना, वो सोचते मैंने क्या करना है, पर उनको अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन जरूर करना चाहिए। छोटी छोटी मैं आजकल इंडिया में हूँ, मेरा बेटा यूएस में है, छोटी सी बात होती है तो वो मेरे से शेयर करता है या मम्मी से शेयर ये करता है। आप बेटी बहुत भी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि अपने घर से शुरुआत करने की जरूरत होती है, और अपने घर पर आप जिसके भी बहुत ज्यादा करीब हैं या अपने आसपास अपने दोस्तों में हो, तो उसे शेयर करना बहुत जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राजकुमार मलिक है कुरुक्षेत्र से। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हर तरह की आवाज उठाते हो। बहुत शुक्रिया सर। मैम, जैसे कि आत्महत्या के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। इसमें बहुत सी कमजोरियां सरकार की भी है मैम। मैं भी एक कर्मचारी हूँ, छोटा हाफ फोर्थ क्लास का कर्मचारी हूँ। 2 बेटियां है मेरी। आज वो बेटियां महसूस कर रही है कि उनको स्कूल की फीस नहीं मिली है या उनको ट्यूशन की फीस नहीं मिली है। आज मैम 17 मेरे ख्याल में 17 तारीख हो चुकी है, एक सरकारी कर्मचारी को आज भी तनख्वाह नहीं मिली मैम। मैं ये बहुत बड़ी, जैसे अभी भाई साहब की बात चल रही थी कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। अब बच्चे तो हर तरीका की अपने माँ बाप से मांग करते हैं ना। ठीक है। उनको स्कूल पे भी डांट पड़ती है, तनख्वाह क्यों नहीं मिला, ये नहीं मिला। मैम, सबसे ज्यादा मैं सरकार को ये जो आत्महत्या होती है ना, इसको साफ साफ में जो भारत की सरकार ना, इसको जिम्मेदार समझता हूँ। आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और बहुत बार मैम आपसे बात हुई है मेरी। मैं भी याद कर रहा हूँ कि मेरी दो बेटियां हैं, एक 11th क्लास में। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय साझा की। अविनाश जी, जब मैं सुसाइड नोट पढ़ रही थी, संदीप नाहर का जिस तरीके की बातें उन्होंने लिखी हैं, उसमें एक बात का जिक्र किया जिस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही। ज़्यादा इस बात को इसी से जोड़ा जा रहा है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान थे। अपनी वाइफ को कथित तौर पर उन्होंने जिम्मेदार भी ठहराया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात का जिक्र उन्होंने और किया है, वो है माया नगरी में जो सितारे हैं उनके रिएक्शंस को लेकर के, क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ पर ना लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, उनमें इमोशंस नहीं होते। इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है अविनाश जी? क्या ऐसा है कि मुंबई की उस दुनिया में जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, इतनी भारी भीड़ में इंसान अकेला होता है? नहीं, इसमें कुछ हद तक तो मैं सहमत हूँ, पूरी तरीके से तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी कोई अलग रोबोट वाले लोग नहीं काम करते हैं। वहाँ पे भी हमारे जैसे आम इंसान काम करते हैं, जिनके अंदर वैसी ही भावनाएं होती है जैसे किसी भी इंसान के अंदर होती है। सिर्फ फर्क बाकी दुनिया में और फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि वहाँ पे बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। उस कॉम्पिटिशन की वजह से आदमी अपने आप को ऊपर ले जाने की प्रक्रिया में धीरे धीरे अलूप होता चला जाता है। ये वैसे ही पिरामिड की तरह होता है। जैसे पिरामिड में जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं और जितने आप पॉइंटेड नोक की तरफ आप जाते हैं, वैसे आप उसमें अकेले हो जाते हैं। वही होता है। तो उसकी वजह से कई बार हम लोगों से कट जाते हैं, सामाजिकता हमारी खत्म हो जाती है, हमारी जो सोशल सर्किल हुआ करती थी वो कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे दबाव हमारे साथ काम करते हैं, तो हम अपने आप को शेयर नहीं कर पाते। और दूसरी जो आपने बात करी कि जो सुसाइड नोट में इन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र किया था, और अभी किसी भाई साहब ने फोन किया था और वो कह रहे थे कि अपने परिवार से शेयर करना चाहिए। तो जब आदमी अपने कैरियर फ्रंट पे इस तरह की परेशानी झेल रहा हो, प्रोफेशनल फ्रंट पे परेशानी झेल रहा हो, तो वो अपनी बातें अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है। लेकिन घर वालों के साथ अगर उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है या वहां से सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो जाए तो कहाँ जाए। और फिर उसको लगता है कि शायद अकेला जो चारा उसकी जिंदगी में बचा है वो शायद यही है, और वो अक्सर वजह बन जाती है। तो मुझे लगता है सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं लौटती हूँ आपके पास। एक दर्शक है यमुना नगर से, बख्शीश जी, स्वागत है सर। बख्शीश जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। सर, एक बार फिर से हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, आवाज बहुत लेट मिल रही है आपकी। एक और दर्शक है अम्बाला से, अमरजीत। अमरजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने ना एक बहुत सामाजिक मसले को उठाया है, और घरेलू मसला ये हर व्यक्ति का मसला है जी।
तो मैडम इसमें सबसे पहले तो देखिए, हम जब अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं यहीं से स्टार्ट करना चाहिए कि बाहर मीन्स घर से बाहर, ये जरूरी नहीं कि इंडिया से बाहर। जब घर से बाहर गया तो उसके साथ संपर्क परिवार का और उसके साथ डेली बातचीत ये होना, और दोस्ताना संबंध बच्चों के साथ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं से डिप्रेशन का जो आपसी बच्चों का भावना पैदा होती है यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो आपने एक बहुत अच्छा मसला उठाया और अविनाश जी ने भी इसको बहुत अच्छी तरह से पहले प्रश्न पे बहुत अच्छा क्लियर किया है। हम बड़ा अच्छा इसको लगा आपके प्रोग्राम को देख। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय साझा की, बहुत शुक्रिया। आराधना जी, अभी जो दर्शक जुड़े हैं उन्होंने कहा घर से बाहर जब बच्चे निकलते हैं तो भी ये पेरेंट्स को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका कम्युनिकेशन अपने बच्चों के साथ कैसा हो रहा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, घर के अंदर की बात करूँगी मैं। हम ऐसी फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि जब हमारे घर में एक बच्चा रोता है तो उसे कहा जाता है कि नहीं रोना, यू आर ब्रेव, डोंट क्राई, है ना। और इस चीज में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर तरीके के इमोशंस इंसान में होते हैं। हंसना, गुस्सा करना, रोना, ये हर तरीके के इमोशंस हैं। जब एक इंसान अपनी खुशी जाहिर कर सकता है तो अगर उस इंसान को किसी चीज पे तकलीफ हो रही है, किसी चीज पे दुख हो रहा है, तो क्यों वो रो नहीं सकता? क्या रोना इतना बुरा हो जाता है? क्यों इंसान अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाता है? और रोने ना देना, क्या वो भी डिप्रेशन की एक वजह हो सकती है? ऐसा सिखाया जाता है हमें कि नहीं रोना। जी देखिए, हम एक पुरुष प्रधान समाज का हिस्सा है, जिससे कि ऐसा माना जाता है कि बचपन से ये प्रेडिक्ट करके चला जाता है कि अगर मेल्स हैं तो रोना नहीं है। जबकि देखा जाए तो रिसर्च से देखा गया है कि मेल्स जो होते हैं वो कई मायनों में महिलाओं से ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो तभी देखा जाए तो अगर कोई भी पुरुष किसी समय अगर किसी के सामने रो भी देता है तो वो हमेशा ये कहता है कि सॉरी, मैं उसके सामने इस चीज को एक्सप्रेस किया। कई बार हमारे चैम्बर में कंसल्टेंसी के लिए बहुत लोग आते हैं, पेशेंट रो देता है, पेशेंट बहुत लो फील करता है, तो वो कहता है कि मैम घर पर नहीं कर सकते, लोग कमजोर समझेंगे। जबकि रो लेना, बात को एक्सप्रेस कर देना, तनाव को प्रकट करने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। अक्सर हम लोग पेशेंट को माइंडफुल टेक्निक्स के थ्रू ये सिखाते हैं कि एक अलोन टाइम, मी टाइम स्पेंड करिए। जिस समय आपके अंदर जो भी ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से चिंता, तनाव, कुंठा आदि आपके ऊपर आती है, उनको उस समय एक्सप्रेस करके उस हिस्से को वहीं समेट के रख दीजिए। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास अब इतना समय भी नहीं, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता बहुत ज्यादा। इसीलिए आदमी अब प्रोफेशनल हेल्प सीकिंग की तरफ बढ़ गया है। वो जाके अपने थेरेपिस्ट के सामने रोना ज्यादा बेहतर समझता है, बशर्ते कि अपने रिश्तेदारों के सामने। तो इसलिए ये तो बहुत जरूरी और एक्सप्रेशन के लिए बिल्कुल ही एक जेन्युइन तरीका है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। एक दर्शक है यमुनानगर से, बख्शीश सिंह। बख्शीश जी, स्वागत है आपका। लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। राजन वर्मा जगाधरी से जुड़ गए हैं। राजन जी, स्वागत है। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैडम, जॉइंट फैमिली का टूटना भी कारण है। फैमिली जो बंदा अपने किसी प्रकार की समस्या को, खुशी को शेयर कर देता था। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है राजन जी। हेलो जी राजन जी, फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। अविनाश जी, आज इस मंच के जरिए आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सपने देखते हैं माया नगरी में जाने के? क्योंकि मेरा मानना तो यह है कि वहां पर भी, जैसे आपने कहा, रोबोट्स तो है नहीं ना, वो भी तो इंसान है, और उनकी चुनौतियां, उनकी परेशानियां भी आम लोगों की तरह ही होती हैं, हम लोगों की तरह ही होती हैं। तो इस मंच के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने अच्छी बात कही कि हमारे जो समाज में एक तरह की खास तरह की कंडीशनिंग हम कर देते हैं कि अगर वो मेल है तो वो अगर वो रोता है तो ये अच्छी बात नहीं है। लड़कियां हैं तो वो रो सकती हैं, लेकिन अगर वो मेल है तो रो नहीं सकता। और कई बार हमको कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो लड़कियां ही रो सकती हैं, लड़का नहीं रो सकता। ये हमने कहीं कंडीशन कर दिया है मेल में, और इस वजह से अपने अंदर की जो दर्द है, जो गुबार है, अक्सर वो जाहिर नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मुझे अलग तरीके से परसीव किया जाएगा। तो ये कंडीशनिंग बंद होनी चाहिए समाज की तरफ से। ये तो एक जनरल बात हो गई। फिल्म इंडस्ट्री की जो हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये एक डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, और खास तौर से उन लोगों के लिए जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो बाहर से आ रहे हैं, उनको मल्टीपल तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है। आपको अपनी जिंदगी चलानी पड़ती है, आजीविका चलानी पड़ती है, और आपको
शिखर की तरफ बढ़ने के लिए भी लगातार कोशिश करनी होती है, जिसपे बहुत कम जगह है। वो मैंने जैसे बताया था कि वो पिरामिड की तरीके से नीचे के बेस पे तो जगह बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ऊपर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहां पे जगह बहुत कम होती है। और आपका लगातार उस कॉम्पिटिशन में आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी होता है। मुझे सभी युवाओं से मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में हार और जीत ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है जी। इसको लेकर कभी आप इतना हावी मत होने दीजिए कि जिंदगी में हार गए, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई। क्योंकि हर रात के बाद एक सवेरा होता है, एक सूरज उगता है, और आपको खुद नहीं पता होता कि कौन सा मोमेंट आपकी जिंदगी में आकर आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ को बेहतर कर देगा। आप उस मोमेंट का इंतजार करें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी मिली है। हर आदमी पिनाकल पे पहुंचे ये जरूरी नहीं है, हर आदमी खुश रहे ये जरूरी है। तो हमारा उद्देश्य अगर सफलता ज्यादा हो जाएगा तो हमेशा परेशान रहेंगे। हमारा इरादा अगर खुश रहने का होगा, कंटेंटेड फील करने का होगा, तो मुझे लगता है हम ज्यादा बेहतर। मुझे ऐसा भी लगता है अविनाश जी, आपकी बात में ही मैं इस बात को ऐड करना चाहूंगी, हमें अपने घर में अपने बच्चों को और अपने आसपास के लोगों को हार का सामना करना भी सिखाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि आप जीत रहे हैं, आप खुशियां मनाएं, अगर आप हार गए हैं उसका कैसे सामना करना है ये भी सिखाना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हार हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम ये नहीं कह सकते कि हम जिंदगी भर जीतते हैं। सिकंदर भी हमेशा नहीं जीता, दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने हमेशा जीत हासिल की हो। तो हम जीत को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही हमें हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और लाइफ को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े और इस खास मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर आज हमने चर्चा की, कोशिश की आज इस मुद्दे के जरिए, ताकि हम कहीं ना कहीं जिन लोगों के मन में ऐसे ख्याल आते हैं उनके लिए एक दिशा तय करने का काम कर सकें। देखिए, बॉलीवुड सितारों की और आम लोगों की परेशानियां, चुनौतियां एक जैसी होती हैं, इस बात का जिक्र मैंने पहले भी किया, लेकिन हम उन्हें उनके सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आंकने लगते हैं, जहां पर हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीरें देखकर हमें लगता है कि कितनी खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं कि जिनके पास शोहरत है उनके पास मानसिक शांति भी होगी, और हमारे आसपास हमारे दोस्त या हमारा कोई भी करीबी इस समस्या से तो नहीं जूझ रहा, इसका ख्याल हमको रखना पड़ेगा। हो सकता है वो बात ना कर पा रहा हो सकता है वो आपको बता ना पा रहा हो, आपको खुद उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। इनिशिएटिव लेकर देखिए, मदद कीजिए, क्योंकि समस्या से भागना किसी समस्या का समाधान तो हो नहीं सकता, हल तो बात करने से ही होगा। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ।